हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ एंड एक्सपेक्टेड MCQ। देखिए, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और उसमें आपकी यूनिट है WPT एंड IPT, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उन्हीं को सोचकर मैं आज का ये सेट 1 लेकर आई हूँ। इस सेट 1 में हम कौन कौन से थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे वो सभी मैं अभी आपको PDF में दिखा देती हूँ। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको UGC नेट, TGT, PGT, HPSC या RPSC, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम में ये आपके काम आने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन हमारे किस किस थिंकर से रिलेटेड है। मैं एक बार आपको पूरी PDF को दिखा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंकर होंगे हमारे कौटिल्य से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद होंगे हमारे सेकेंड थिंकर्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से बनाया है ये चीज़ भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सोर्सेज की भी बात हम इसमें करेंगे। कौटिल्य के बाद हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो के क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही रहेंगे कि पहले क्वेश्चन रहेगा, देन उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी और देन उसका इस तरीके से सोर्सेज रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया है। तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट कौटिल्य हो गए, सेकेंड हमारे प्लेटो हो गए। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है हमारे अरस्तु। थर्ड थिंकर है हमारे अरस्तु। और फोर्थ अगर हम देखें, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन पहले यह है कि हम देख लें किस किस थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि नेक्स्ट थिंकर हमारा कौन सा आने वाला है। फोर्थ है हमारे मैकियावेली। उसके बाद हैं मैकियावेली के बाद हैं, एक सेकेंड, होब्स। देखिए, होब्स और मैं ऐसी बता देती हूँ, उसके बाद लोग भी हैं और रूसो भी हैं। ठीक, ये सारे थिंकर हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे? टोटल क्वेश्चन है हमारे 25। तो इन सारे क्वेश्चन को आप कवर कीजिएगा और क्लास के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं और इसका मैंने जो सोर्सेस है वो भी दे रखा है कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये है सेट 1 और इसके बाद हम सेट 2 भी करेंगे जिसमें नेक्स्ट थिंकर को कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि जो मंडल थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जुडिशियल पॉलिसी। तो देखिए, ये मैं यहाँ पर क्यों करके लेकर आई हूँ, आपको आंसर जो है दिख रहे होंगे वो इसलिए कर लेकर आई हूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको इसमें ज़्यादा सिर्फ एकदम आप रिवीजन करें क्योंकि आंसर यहाँ लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और PDF के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहाँ टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है वो क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कौटिल्य बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल एरिया इन द मंडल थ्योरी एंड द शांडगुण्य पॉलिसी। जो इंटरनेशनल एरिया है उसमें कौटिल्य की जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है, एक मंडल थ्योरी है और दूसरी शांडगुण्य नीति। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शांडगुण्य नीति जो है पॉलिसी ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कौटिल्य से रिलेटेड है। एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। अब इन्होंने क्या किया है कि जो पड़ोसी राज्यों के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ही प्रोपाउंडेड द मंडल थ्योरी फॉर द नेबरिंग स्टेट एंड द जो ये शांडगुण्य नीति है ना, तो ये किसके लिए की है, इसमें टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? 6 हैं। और ये किसके लिए की है, विदेश नीति का प्रतिपादन कौटिल्य ने विदेशी राज्यों के संदर्भ में किया है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। हमारी जो मंडल थ्योरी है वो तो नेबरिंग स्टेट से रिलेटेड है और जो शांडगुण्य पॉलिसी है ये किससे रिलेटेड है, ये है हमारी फॉरेन स्टेट से रिलेटेड। क्लियर हुआ? और इसका देखिए सोर्सेज ये मैंने कहाँ से लिया ये सब लिखा है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मंडल। जो मंडल सिद्धांत दिया है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? अरि, मित्र, सामंत, विजिगीषु। देखिए, अगर आपने मंडल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने इनके सारे टाइप पढ़े होंगे, तो इसमें कौन सा नहीं है? सामंत नहीं है। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। देखिए, जो कौटिल्य हैं उनके वर्ड में हम देखते हैं कि विजिगीषु जो है वो विक्ट्री जर्नी है ऑफ ए विक्टीरियस किंग की, यानी राजा की विजय यात्रा में ये शत्रु, अरिमित्र, मित्र और अरिमित्र, ये 5 प्रकार के राजा आते हैं। ठीक, इस प्रकार इनके पीछे कौन कौन से होते हैं? शाणिगिरे, आकंद्र, पाणिग्रहसार और आक्रांतासर, ये 4 राजा होते हैं। विजिगीषु राजा सहित आगे पीछे के राजाओं को मिलाकर एक राजमंडल कहलाता है। उसके बाद होते हैं माध्यम और उदासीन। इस तरीके से टोटल कितने राज्यों का उल्लेख, मंडल थ्योरी में कितने राज्यों का उल्लेख किया जाता है? 12 का उल्लेख किया जाता है। ठीक, लेकिन इनके नाम जो होते हैं वो इंग्लिश और मित्र उसमें हिंदी में सिमिलर ही होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। मंडल थ्योरी में टोटल 12 राज्यों की बात की गई है और ये 12 कौन कौन से हैं? विजिगीषु जो कि विजय होता है, उसके बाद उसका शत्रु होता है अरि, फिर अरिमित्र होता है, फिर मित्र, ये सारे जो मैंने टिक किए हैं ये सारे आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ सप्तांग थ्योरी।
तो देखिए सप्तांग थ्योरी भी किसने दी है, कौटिल्य ने दी है। ठीक, अब ये कौन कौन से हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए मैं लेकर आई हूँ। जो इनका इकोनॉमी है उसके 6 लेसन जो है, ठीक, कौटिल्य हैज मेंशन द 7 पार्ट ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 6 सेक्शन ऑफ अर्थशास्त्र एज फॉलो। यानी जो छठे अधिकरण के पहला चैप्टर है उसमें राज्य के 7 अंग यानी कि जो सप्तांग थ्योरी है उसका उल्लेख किया गया है। ये कौन कौन से हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। इन 7 को याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है और कौन से उसमें है, इकोनॉमी के 6 चैप्टर में है और उसका क्या है 7 पार्ट है और उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। कौटिल्य के अनुसार राज्य का 7वां भाग क्या है, 7वां अंग। देखिए 7वां, अभी मैंने आपको 7वां अंग बताया, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए कितना इजी रहेगा। 7वां अंग इसमें क्या है, मित्र, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ठीक, इस तरीके से आप याद करते हुए चलिएगा। तो ये 7वां कौन सा है, मित्र। फर्स्ट स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। इस तरीके से ये याद रखिएगा। देखिए कौटिल्य ने क्या बोला है, राज्य की प्रगति के लिए और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इस पर कौटिल्य कहते हैं मित्र ऐसा होना चाहिए जो वंश परंपरागत हो, स्थायी हो, अपने वंश में रह सके, उनसे विरोध की संभावना न हो, प्रभुमंत, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त तथा जो समय आने पर सहायता कर सके, यानी कि जब हेल्प की जरूरत हो तो वो हेल्प भी कर सके। और इन गुणों, मित्र में जो है इन गुणों का होना मित्र संपन्न कहा जाता है इसे। ठीक, देखिए प्रोग्रेस के लिए हमें नीड होती है फ्रेंड्स की, और वो कैसे होने चाहिए, हेल्पिंग नेचर के होने चाहिए। किस टाइम, टाइमिंग ऑफ क्राइसिस के टाइम। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर देयर, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 4। दुर्ग कितने प्रकार के बताएं कौटिल्य ने, 4 प्रकार के। ये कौन कौन से दुर्ग हैं, औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और छठा है वन दुर्ग। अब ये औदिक क्या होता है, देखिए जो औदिक होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। ठीक, यानी कि ये दिस फोर्ट इज फिल्ड विद वाटर ऑल अराउंड। और जो पार्वत होता है इसके मतलब चारों तरफ क्या होती हैं, ये होती है पर्वत और चट्टानें। धानवन की तरफ क्या होता है, ये ऊसर भूमि होती है जहाँ ना तो पानी होता है ना ही घास होती है। ये 3 टाइप आप याद रखिएगा। और फोर्थ हमारा कौन सा है, फोर्थ है वन। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वन और दलदल, याद रखिएगा। फोर्थ क्या हुआ हमारा, वन। टोटल कितने, 4। अब देखिए ये हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं कौटिल्य से, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, मंडल थ्योरी पढ़ी है, शानगुन्नेट पॉलिसी पढ़ी है, सप्तांग थ्योरी पढ़ी है और इनके दुर्ग के बारे में जाना है। यानी कि हमने 4 टॉपिक को कवर किया। ठीक, अब इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे, जैसे अब मैंने यहाँ पर आपको ये चारों टॉपिक बता दिए, कौन कौन से, मंडल थ्योरी, शानगुन्ने नीति, सप्तांग थ्योरी और दुर्ग। तो अगर आपको जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये 4 थ्योरी अगर मेरी क्लास से भी आपको लगता है कि हम फुल कवर नहीं कर पाए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इन चारों थ्योरी को, आपके पास जो भी बुक्स हो या नोट्स हो उसमें अच्छे से बैठकर इन चारों थ्योरी को पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में अगर कौटिल्य से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट थिंकर, नेक्स्ट है प्लेटो। देखिए प्लेटो का जन्म कब हुआ, व्हेन वाज प्लेटो बोर्न, 430 ईसा पूर्व, 428, 422, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कब हुआ, 428। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए इनका ये बोर्न हुए थे 428 BC में, एक कुलीन परिवार में। ठीक, इनकी माता का नाम प्रिक्टियानी और पिता का नाम अरिस्टीन था। और इनका नाम जो था, जो रियल नाम था इनका क्या था, अरिस्टोक्लेस। लेकिन इनके जो शोल्डर थे ना वो बहुत चौड़े थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, प्लेटो। याद रखिएगा। इसका भी देखिए यहाँ पर सोर्सेज दे रखा है, आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। अब पूछते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट फेमस बुक डिड प्लेटो राइट, यानी प्लेटो ने प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी, लेवियाथन, रिपब्लिक, द प्रिंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है रिपब्लिक। और लेवियाथन किसकी है, ये होब्स की है, याद रखिएगा। और उसके बाद द प्रिंस किसकी है, ये मैकियावेली की है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। रिपब्लिक इज अ प्लेटो बेस्ट वर्क इन विच ही इमेजिन ए फिलोसफर, रूलर एंड आइडियल स्टेट। देखिए इसमें जो प्लेटो की रिपब्लिक है, इसमें प्लेटो ने क्या सोचा है, किस चीज़ को इमेजिन किया है, एक फिलोसफर किंग को किया है और एक आइडियल स्टेट की बात की है। किसके साथ, जस्टिस के साथ। अर्नेस्ट वार्कर ने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए सबको पता है कि रिपब्लिक किसकी बुक है, प्लेटो की। लेकिन जब एग्जाम होता है ना तो हमें 360 डिग्री उसके टॉपिक के चारों तरफ का पढ़ना पड़ता है। अब उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि अर्नेस्ट वार्कर ने रिपब्लिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये क्या है, 5 पार्ट में। ये भी याद रखिएगा, अर्नेस्ट वार्कर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण, यानी कि ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल रूलर, किस में वर्णन किया गया है। तो अभी जैसे हमने लास्ट वाले में डिस्कस किया कि रिपब्लिक में किस चीज़ की बात की गई है, फिलोसफर किंग की और आइडियल स्टेट की।
तो ये किस में की गई है? प्लेटो की रिपब्लिक में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का शांति पर्व नहीं, अरस्तु का पॉलिटिक्स नहीं, रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या जरूरी है कि अगर ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप शांति पर्व ऑफ महाभारत भी पढ़ें और जो अरस्तु का पॉलिटिक्स है उसके बारे में नॉलेज गेन करें, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक होता है, और रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में भी आप जानें। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एक क्वेश्चन से खूब सारा नॉलेज आप ले सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि अगर ये ऑप्शन में है तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसलिए जरूरी है सारी थ्योरी को कवर कीजिए। देखिए क्या प्लेटो ने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है रिपब्लिक में वो क्या था? एक आइडियल स्टेट किसके साथ? जस्टिस के साथ। ठीक, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक न्याय से संबंधित है, यानी कि जो सेकंड टाइटल है प्लेटो की बुक का वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जस्टिस से। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल पूछ लिया जाता है। जैसे अरस्तु का आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा कि जो अरस्तु की बुक के कौन से चैप्टर में क्रांति की बात की गई है, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा जो रिपब्लिक है उसके जो सेकंड टाइटल है उसमें जस्टिस की बात की गई है। इसका रिसोर्सेज ये हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसने प्लेटो के बारे में लिखा है? हु रोट अबाउट प्लेटो? प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, यानी कि प्लेटो फिलोसफी है और फिलोसफी प्लेटो है। तो ये किसने बोला है? अरस्तु, बार्कर, इमर्सन या कोई नहीं? तो ये बोला है इमर्सन ने। ठीक, अब इनके बारे में देखते हैं। देखिए बार्कर ने क्या बोला है रिपब्लिक के बारे में? ये वास्तविक जीवन पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ। इमर्सन ने क्या बोला है? प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन प्लेटो है। अब एक ही क्वेश्चन में आपको दो डेफिनेशन याद हो रही है, एक फर्स्ट हो रही है आपको बार्कर की और सेकंड आपकी हो रही है प्लेटो इमर्सन की, सॉरी। और दोनों ने प्लेटो के बारे में बात की है। और क्या बोला है? बार्कर ने बोला है कि रिपब्लिक दैट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, यानी कि ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। और इमर्सन बोलते हैं कि जो प्लेटो फिलोसफी है एंड फिलोसफी इज प्लेटो। दोनों की डेफिनेशन याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है किसका कथन है? हु सेड दैट एजुकेशन इज द मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज, यानी कि शिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये किसने बोला है? प्लेटो, मैकियावेली, अरस्तु, बेंथम। तो ये बोला है प्लेटो ने। अब इसकी डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। प्लेटो का कहना है कि एजुकेशन जो है वो मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि शिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। और आज के टाइम में भी यूनेस्को जो है उसकी प्रस्तावना का आधार बना हुआ है ये, कि शिक्षा क्या है? मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ठीक, इसमें लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है। क्या लिखा है इसमें? कि वार आर बोर्न इन द ह्यूमन माइंड इफ पीस इज स्टेब्लिश इन द ह्यूमन माइंड थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा द्वारा मनुष्य के जो माइंड में है उसमें क्या कर सकते हैं? हम पीस स्टेब्लिश कर सकते हैं। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है, यानी कि परमानेंट इंटरनेशनल पीस कैन बी स्टेब्लिश किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया है, जिसमें से 5 हमारे थे कौटिल्य से रिलेटेड और 5 हैं हमारे प्लेटो से रिलेटेड। और इनसे रिलेटेड हमने अलग अलग थ्योरी पढ़ी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखा है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। जो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा। अब हमारे थर्ड जो है ये है अरस्तु, यानी कि अरिस्टोटल। अब इनको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 की इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये बोलते हैं कि अरस्तु की जो कार्य पद्धति है प्लेटो से भिन्न है, यानी कि अरिस्टोटल मेथड ऑफ वर्किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। तो ये सही है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? गलत पूछा है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। दोनों की अलग अलग डिफरेंट मेथड है, तो इसको याद रखिएगा, एक का इंडक्टिव एक का डिडक्टिव। प्लेटो ने राजनीति के संबंध में विचार करने में दार्शनिक पद्धति को अपनाया। प्लेटो को फिलोसफर किंग भी बोला जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कौन सा अप्रोच अपनाया है? फिलोसफिकल अप्रोच अपनाया है किसके लिए? पॉलिटिक्स में। तो ये याद रखिएगा, ये भी सही है, क्योंकि आपको जरूरी है कि आपको सही वाले भी याद रखने चाहिए। थर्ड है प्लेटो ने वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक कार्य पद्धति को अपनाया है। तो देखिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड नहीं अपनाया है, ये होब्स ने अपनाया है। तो याद रखिएगा ये हमारा रोंग है। अब देखते हैं डी, प्लेटो का तरीका गद्यात्मक था जबकि अरस्तु का पद्यात्मक, यानी प्लेटो मेथड वाज प्रोज ऑटोबायोग्राफिकल विद अरिस्टोटल मेथड वाज वर्स ऑटोबायोग्राफिकल। तो ये ऑप्शन नंबर डी बी सही है और सी हमारा रोंग होगा। इसका राइट आंसर है सी। देखिए अरिस्टोटल मेथड वाज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो व्हाइल प्लेटो अडोप्टेड द फिलोसफिकल मेथड इन थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यानी प्लेटो किस चीज़ को अडोप्ट करते हैं? फिलोसफिकल मेथड को, और अरिस्टोटल अडोप्ट करते हैं साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मेथड। ठीक, प्लेटो मेथड वाज पोएटिक और अरिस्टोटल का क्या था? प्रोज। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज दिया आप इस पेज पर आप जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12।
स्टेटमेंट फर्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य की संख्या ना ज़्यादा ना कम होनी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द नंबर ऑफ स्टेट्स शुड नाइदर टू बी लार्ज नॉर टू स्मॉल। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। स्टेट शुड बी लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, अरस्तु के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट राइट, सेकेंड रॉन्ग, सेकेंड करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग, बोथ करेक्ट, बोथ रॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा बोथ राइट। ये अरस्तु की। अब हम बात करते हैं आइडियल स्टेट की। अरस्तु का जो आदर्श राज्य था, उन्होंने क्या बोला है, जो ये शासन प्रणाली होती है वो पॉलिटी होनी चाहिए, यानी पॉलिटी में राज्य की संख्या ना ज़्यादा कम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, राज्य का आकार भी ना ज़्यादा ना कम, और राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और मिला जुला रूप होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। किसके अनुसार व्यक्ति दास है जो विवेक से शून्य है? अकॉर्डिंग टू होम इज अ पर्सन डिवॉइड ऑफ कॉन्साइंस ए स्लेव, यानी कौन स्लेव है? प्लेटो, अरस्तु, गांधी जी, कोई नहीं। तो ये किसने बोला है, ये किसका स्टेटमेंट है कि वह व्यक्ति दास है जो विवेक से शून्य है? ये है अरस्तु का। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, ये चीज याद रखिएगा। और उनके अनुसार वह व्यक्ति दास है जो विवेक से शून्य है, यानी जिसके अंदर कोई विवेक ही नहीं है। विवेक शून्य लोगों को दासता की श्रेणी में रखा अरस्तु ने। जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से सही लोग होते हैं, यानी बलवान होते हैं, उनके ये दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। स्लेव को क्या बोला है अरस्तु ने कि एक लिविंग प्रॉपर्टी होते हैं और ये पार्ट ऑफ फैमिली होते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? अकॉर्डिंग टू अरस्तु हु अमंग द फॉलोइंग पीपल विल नॉट गेट सिटीजनशिप। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किन लोगों को अरस्तु ने नागरिकता नहीं दी है, तो वो कौन कौन से हैं? वुमेन एंड आर्टिशियन, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड फॉरनर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है? इन सभी को नहीं सिटीजनशिप दी है अरस्तु ने। महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े और बच्चे, दास और विदेशी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉरी, डेफिनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन। अरस्तु बोलते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दोज पीपल आर सिटीजन हु पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूट टू इट। यानी जो लोग गवर्नेंस के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वही लोग क्या कहलाएंगे? सिटीजन कहलाएंगे। और जो भी लोअर लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोगों के लिए सिटीजनशिप नहीं है। ठीक, जैसे महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े एवं बच्चे, दास और विदेशी। ये कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, यानी जो बलवान है, जो सीनियर है, वो रूल करेगा किस पे? जूनियर पे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अभी तक हमने 14 क्वेश्चन कर लिया, अरिस्टोटल भी कर लिया। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने कौटिल्य को किया 5 क्वेश्चन, उसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हमने प्लेटो को कवर किया 5 क्वेश्चन, उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हमने अरस्तु को कवर किया, इनके भी हमने 4 क्वेश्चन कवर किए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंकर्स पे, और ये हैं हमारे मैकियावेली। निम्न में से प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? एक सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? तो ये कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास या मैकियावेली? तो ये थे मैकियावेली। ठीक, इनको क्या बोला जाता है? अपने युग का शिशु। मैकियावेली इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एरा एंड आल्सो इज फर्स्ट थिंकर ऑफ मॉडर्न एरा। और इनको मॉडर्न एरा का फर्स्ट थिंकर भी बोला जाता है, यानी कि ये अपने एरा के, अपने युग के शिशु भी हैं, चाइल्ड भी हैं, और मॉडर्न एरा के फर्स्ट थिंकर्स भी हैं। उन्होंने युग की समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपनाने में, चिंतन में बहुत स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है, यानी कि ही प्रेजेंटेड ऑल द पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ द एरा इन हिज थिंकिंग वेरी क्लियरली। उन्होंने बहुत ही क्लियरली सब कुछ बताया है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु बिलीव दैट मैन इज सेल्फिश बाई नेचर एंड ही वांट्स टू फुलफिल हिज इंटरेस्ट इन एवरी सिचुएशन। यानी कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, वह प्रत्येक स्थिति में अपने हित की पूर्ति चाहता है। ठीक, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। ये किसने बोला है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, कौटिल्य। तो किसने बोला है? मैकियावेली ने। देखिए ये बिलीव करते हैं मैन इज सेल्फिश बाई नेचर, यानी मैन जो सेल्फिश होता है वो नेचर से ही होता है, और वो क्या चाहता है? अपने इंटरेस्ट के लिए एवरी सिचुएशन, यानी वो किसी भी सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है। ठीक, मैन सेल्फिशनेस इज मेनली मैनिफेस्टेड इन 2 एरिया। इन 2 एरिया में देखिए मैन मुख्य रूप से अपना सेल्फ दिखाता है। एक तो होता है अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, यानी धन की प्राप्ति, और दूसरा होता है अटेनमेंट ऑफ पावर और डोमिनेंस। ये मैकियावेली ने बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि आदमी जो अपने सेल्फ स्वार्थ का मुख्य रूप से कौन से 2 एरिया में दिखाता है, एक अटेनमेंट ऑफ वेल्थ एंड अटेनमेंट ऑफ पावर और डोमिनेंस।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मैकियावेली अपनी कौन सी पुस्तक में मानव को एक सद्गुणी प्राणी बताता है? इन विच ऑफ हिज बुक डज मैकियावेली डिस्क्राइब मैन एज अ वर्चुअस क्रिएचर? डिस्कोर्स ऑफ लिविंग, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो आप ये याद रखिएगा, ये चारों बुक्स हैं मैकियावेली की, लेकिन जो मानव को एक सद्गुणी बताया है वो कौन सी बुक में बताया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, मैकियावेली ने अपने व्यूज ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर पुस्तक, डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ तथा प्रिंस में मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधी अपने विचार प्रकट किए हैं। यानी मैकियावेली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर और टेम्परामेंट इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑफ लिवी हो गई लाइफ नहीं, एंड द प्रिंस। ठीक, ये क्या कहते हैं? डिस्कोर्स ऑफ लिवी में क्या डिस्क्राइब करते हैं? मैंने वर्सियस क्रिएचर, और प्रिंस में क्या बोलते हैं? मैन टू बी इन्फीरियर एंड इमोरल क्रीचर बाय नेचर। यानी मानव अपनी प्रकृति से एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है। ए पर्सन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। नोट द लॉस ऑफ एनकेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हु सेड दिस? ये किसने बोला है? ये एक फेमस स्टेटमेंट है और ये किसकी है? मैकियावेली की। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये इनकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके अनुसार होप्स। अब देखिए कुछ मैकियावेली को कवर किया, अब आते हैं होप्स के क्वेश्चन करेंगे। अब होप्स के दर्शन का मूल आधार ज्यामिति तथा यांत्रिकी है। ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू होम द बेसिक फाउंडेशन ऑफ होप्स फिलोसफी इज जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स, यानी ज्यामिति तथा यांत्रिकी है। तो ये किसने बोला है? सेवाइन, फ्रांसिस बेकन, मैक्सी डनिंग। तो ये बोला है सेवाइन ने, याद रखिएगा। होप्स ने ज्यामिति के नियमों को भी राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अपनाया। होप्स आल्सो एडोप्टेड द रूल्स ऑफ जियोमेट्री टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल इवेंट्स, याद रखिएगा। और ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू सेवाइन की बेसिक फाउंडेशन ऑफ होप्स फिलोसफी इज जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। होप्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है। होप्स की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो किस पर बेस्ड है? ऑन डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, एथिकल प्रिंसिपल या डिवाइन प्रिंसिपल। तो ये किस चीज पर है? ये वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, यानी कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म। ये इनकी जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। होप्स टेकन द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, यानी कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की हेल्प के लिए क्या करते हैं? एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं? पॉलिटिकल फैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का, वैल्यूज का एंड मॉरलिटी का। ठीक, ही डज नॉट कंसीडर आइडिया कॉन्शियसनेस एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू हिम द बेसिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज पर्टिकुलर मैटर की बात करते हैं। ही इज बेसिकली ए मेटेरियलिस्टिक हेडोनिस्टिक स्कॉलर एंड कंसीडर द एक्सपीरियंस ऑफ सेंस द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज। ये याद रखिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21। किसने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया? यानी कि कौन ऑटोक्रेटिक मोनार्की को सपोर्ट करते हैं? होप्स, लॉक, ग्रीन, रूसो। तो ये कौन है? ये है होप्स। ठीक, होप्स के समझौते द्वारा एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है, यानी कि जो होप्स का एग्रीमेंट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक ऐसी मोनार्की स्टेब्लिश्ड होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश व सर्वोच्च है। क्या है वो? ऑटोक्रेटिक है, सुप्रीम है। ठीक, राजपथ समझौते का परिणाम है, यानी मोनार्की क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है, एग्रीमेंट का। और इसमें क्या होता है? इसमें नो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ऑन इट। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। होप्स के बाद आते हैं लोग। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट द लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी? लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के जो फर्स्ट प्रोपोनेंट थे वो कौन थे? बेंथम, मार्क्स, रूसो, लॉक। तो ये कौन थे? लॉक। लोग क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी को। लोग कंसीडर करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ठीक, लोग कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल है। जब एक पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करता है अपने पर्सनल लेबर के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉक प्रॉपर्टी इज द रिजल्ट ऑफ लेबर, यानी संपत्ति जो है श्रम का फल है। ये इनकी कोट्स है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे उदारवाद का जनक कहा जाता है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ लिबरलिज्म? होप्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो किसे किया जाता है? लॉक को किया जाता है। लिबरलिज्म किस चीज़ की बात करता है? लिबरलिज्म बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की। ठीक,
लिमिटेड गवर्नमेंट की। लॉक इज अ कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं। एंड लिबरलिज्म बिकॉज ही बिलीव इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ही आल्सो गिव्स 3 नेचुरल राइट्स। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 3 नेचुरल राइट्स किसने दिए हैं? लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो आप किसने दिए हैं? याद रखिएगा, ये दिए हैं लॉक ने। ठीक, ये क्या मानते हैं कि मानव एक सद्गुणी प्राणी है। ही कंसिडर्ड ह्यूमन टू बी ए वेरी विर्चियस क्रिएचर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्या है? लॉक से हमने कर लिया। अब आते हैं रूसो। प्रकृति की ओर लौट चलो, ये कथन किसका है? हु सेड गो बैक टू नेचर? लॉक, रूसो, होब्स, मैकियावेली। तो देखिए हमने लॉक पर भी क्वेश्चन किए हैं, होब्स पर भी, मैकियावेली पर, और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये किसका स्टेटमेंट है कि प्रकृति की ओर लौट चलो? ये है रूसो का। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए रूसो की भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। रूसो बोलते हैं कि जो ह्यूमन है ना, उसने जो अपनी सारी हैप्पीनेस है, इक्वालिटी है और फ्रीडम है, उसका खुद गला घोटा है। ठीक, उन्हें दोबारा प्राप्त करना अपरिहार्य है, यानी कि उनको दोबारा इम्पॉसिबल है उनको प्राप्त करना, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है, यानी कि लाइफ क्या है? व्यर्थ है। रूसो का उत्तर, मतलब रूसो जो कहना चाहते थे वो कहते थे नेचर की तरफ लौट चलो। वह कहते थे कि हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन और हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि जब अनपढ़ थे, भोले थे, तब भले ही गरीब थे, लेकिन वो क्या थे? आज़ाद थे। नेचुरल जो होते हैं वो तो उसकी आज़ादी तो अलग ही होती है ना। तो रूसो का ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। रिटर्न टू नेचर, ही यूज टू से गिव अस बैक आवर इग्नोरेंस, आवर इनोसेंस एंड पॉवर्टी एंड वी विल बिकम फ्री। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है 25। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है, ये किसने कहा है? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन, हु सेड दिस? तो ये बोला है रूसो ने। इनका याद रखिएगा। देखिए रूसो की जो फिलोसफी है उसमें स्वतंत्रता का जो है एक विशिष्ट महत्व है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका, ये इसी के साथ शुरू होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वो सब जगह किस में? जंजीरों में जकड़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक सेकेंड। फ्रीडम हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन रूसो फिलोसफी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिगिन विद हिज फेमस सेंटेंस, जिससे ये क्वेश्चन बना है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड इज बाउंड इन चैन्स एवरीवेयर। यानी कि इसका मीन क्या है? मनुष्य, मैन शुड बी फ्री इन नेचुरल स्टेट, मैन वॉज फ्री। टुडे मैन इज नॉट फ्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट आर नॉट बेस्ड ऑन जनरल विल बट ऑन पावर। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि सेट 1 के थ्रू मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम कवर करेंगे सेट 2, उसमें हम अलग अलग थिंकर्स को कवर करेंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।